हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रैक विथ डिडी चैनल में। दोस्तों, आज से हम जियोग्राफी की जो क्लासेस हैं वो दोस्तों चालू कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसी में दोस्तों अपन ज्योतिष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों शगुन अशगुन, यानी कि इस पर सभी लोग विश्वास नहीं करते हैं, शगुन और अशगुन पर। जैसे दोस्तों जो किचन होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, या बाथरूम है वो कहाँ होना चाहिए, ये सब दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से होता है। या फिर घड़ी किस साइड टांगनी चाहिए, घर का दरवाज़ा किस साइड होना चाहिए, और या फिर दोस्तों घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने यदि आपको सीढ़ी दिख जाती है तो यह दोस्तों अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिनके घर के मेन दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ होती हैं उनके घर के लोग जो होते हैं वो खुश नहीं रह पाते हैं। और दोस्तों इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत अपन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद अपन जियोलॉजी में चलेंगे, और जैसे जियोलॉजी का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है फिर उसके बाद अपन टोपोग्राफी में चलेंगे, और टोपोग्राफी जैसे कंप्लीट होता है फिर उसके बाद दोस्तों अपन जियोग्राफी में चलेंगे। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट यदि अपन जियोग्राफी में जाते हैं तो जो तारे हैं या सौरमंडल किसे कहते हैं, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, आकाश गंगा क्या है, इन सब की यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो दोस्तों आप जियोग्राफी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी से, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। यानी आंख उठाकर देखिए, ऊपर जितना भी जो कुछ भी दिख रहा होता है वह सब दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान होता है। यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में क्या क्या होता है, तो दोस्तों अंतरिक्ष में जैसे ब्रह्मांड हो गया, सुपर क्लस्टर हो गया, और फिर सुपर क्लस्टर के बाद क्लस्टर आता है, क्लस्टर के बाद फिर आकाश गंगा रहता है, आकाश गंगा के अंदर तारा मंडल होता है जिसमें दोस्तों 89 तारे होते हैं। उसके अंदर दोस्तों नक्षत्र होता है, जिसमें बताया जाता है कि घर का दरवाज़ा किस साइड होना चाहिए, किचन किस साइड होना चाहिए, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नक्षत्र में किस लड़का या लड़की के नक्षत्र अच्छा होता है तो उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, या फिर किसका नहीं लगेगा तो उनके बारे में भी अपन नक्षत्र में पढ़ेंगे। और फिर नक्षत्र के बाद दोस्तों आता है सौरमंडल, जिसमें हमारे सूर्य भगवान जी हैं, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है सौरमंडल। और इसमें दोस्तों 8 ग्रह होते हैं, इसीलिए इसको 8 ग्रह के समूह को ही दोस्तों सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल के अंदर दोस्तों सूर्य और ग्रह मिलेंगे, और ग्रह के अंदर ही दोस्तों अंतरिक्ष होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि अपन को अंतरिक्ष पढ़ना है तो उसके बारे में दोस्तों सूर्य और ग्रह क्या हैं, सौरमंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, तारामंडल क्या है, और उसके पहले आकाशगंगा क्या है, और क्लस्टर सुपर क्लस्टर क्या है, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अपन जो ब्रह्मांड होगा उसके अंदर दोस्तों तारे तारे रहते हैं, यानी कि तारों का समूह होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तारा, क्योंकि दोस्तों तारे ही पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। कोई बड़ा तारा है तो कोई छोटा तारा है, या फिर बहुत सारे तारे मिल मिलकर दोस्तों आकाशगंगा बना लेते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ें तारे के बारे में। तो दोस्तों तारा किसे कहते हैं, दोस्तों तारा एक ऐसे आकाशीय पिंड होता है जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है और स्वयं का प्रकाश होता है, वही दोस्तों तारा कहलाता है। जैसे जो सूर्य है दोस्तों वो एक तारा ही है, क्योंकि दोस्तों सूर्य के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा है, और दोस्तों जिसके पास ऊष्मा होगी तो दोस्तों उसके पास प्रकाश अपने आप ही बन जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों जिस आकाशीय पिंड के पास अपने स्वयं की हीट और लाइट होती है वही दोस्तों तारा कहलाता है। जैसे अपन क्वेश्चन करें कि जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है क्या वह एक तारा है, तो आप बता सकते हैं कि जो मून है दोस्तों वो एक तारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा नहीं है, यानी कि हीट नहीं है, और ना ही उसके पास अपनी स्वयं की लाइट है, यानी कि प्रकाश भी नहीं है।
इसलिए जो चंद्रमा है वो एक तारा नहीं है। और दोस्तों जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। और दोस्तों इन सभी के बारे में अपन आगे डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों अब अपन बात करें जो तारे होते हैं वो बनते कैसे हैं दोस्तों। तो जो तारे होते हैं वो बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है और इसमें जो गैसें होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं विरल गैस। और फिर होता क्या है कि ये जो गैसें होती है दोस्तों, छोटी छोटी गैसें होती हैं, ये बहुत ही पास पास आने लगती हैं। और दोस्तों जैसे ही पास पास आते हैं तो उसमें दोस्तों एक घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने से ही दोस्तों आग उत्पन्न हो जाती है और फिर आगे जाकर ये तारे का रूप ले लेते हैं। और अपन देखें जब जो गैसें दूर दूर थीं जब वो पास पास आ गई हैं तो उसका नाम अपन ने रखा था निहारिका, यानी कि दोस्तों जिसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। और दोस्तों जब कोई भी चीज़ पास आती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न जरूर होती है और जैसे ही दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न होगी तो दोस्तों उसमें आग लग जाएगी। और जैसे एक आग का रूप ले लेता है कोई भी पिंड तो दोस्तों उसमें आग पकड़ने के बाद ही वह तारा बनता है। क्योंकि दोस्तों तारा जो होता है वो चमकता रहता है। और चमकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अपनी स्वयं की ऊष्मा है। और दोस्तों जो वो ऊष्मा बनी है वो आग से बनी हुई है और जो आग होती है दोस्तों वो दूर से भी चमकती है यानी कि प्रकाश देती है। तो इसलिए फिर वह आगे जाकर तारा बन जाएगा। तो दोस्तों अब अपन जो तारा बनने की प्रक्रिया है उसको दोस्तों अपन एक चित्र के जरिए भी समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों जो गैसें होती हैं वो दूर दूर होती हैं इसलिए उनको ब्रल गैस कह देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ये पास पास आते हैं तो उसको दोस्तों अपन निहारिका कह देते हैं यानी कि दोस्तों नेबुला कह देते हैं। और फिर दोस्तों जैसे ही छोटी छोटी जो गैसें होंगी उसमें घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण उत्पन्न होने से ही उसमें आग लग जाएगी। और दोस्तों जैसे ही उसमें आग लगेगी तो वह दोस्तों आगे जाकर तारा बन जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो तारा होता है तो उसमें जो अंदर ऊष्मा रहती है वो किस रूप में रहती है। तो वह दोस्तों हाइड्रोजन जो उसमें रहता है वो हीलियम में बदल जाता है। यानी कि दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है हीलियम में बदलता है वो संलयन क्रिया के कारण बदलता है। यानी कि दोस्तों यदि किसी ने आपसे पूछा कि तारे के अंदर ईंधन जो होता है वह क्या होता है तो आप बड़ी ही सरल भाषा में कह सकते हैं कि तारे के अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में संलयन होता है। इसलिए जो तारे के अंदर होता है वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बदलने की क्रिया को दोस्तों संलयन कहते हैं, ना कि दोस्तों विखंडन कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा कि ईंधन किस अवस्था में होता है तो वह दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में होता है। और दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वह दोस्तों सॉलिड और लिक्विड में रहता है। जैसे अपन कोई जेली खाते हैं या खून होता है यानी कि रक्त रहता है वो दोस्तों एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है। या फिर जो दूध में पड़ी हुई मलाई होती है उसको दोस्तों आप उठाइएगा तो पूरी मलाई एक बार में नहीं आती है, यानी कि आधी हाथ में आएगी और आधी नीचे ही टपक जाएगी। तो इस प्रकार ये जो अवस्था होती हैं जैसे कि दोस्तों गोंद भी होता है, ये सब दोस्तों प्लाज्मा अवस्था के ही उदाहरण हैं। और दोस्तों अपन देखें संसार में यदि कोई वस्तु आई हुई है, यदि कोई वस्तु का निर्माण हुआ है तो उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन दोस्तों अंत होने में भी एक प्रक्रिया का पालन करता है दोस्तों, यानी कि जैसे अपने घर में गैस सिलेंडर होता है तो दोस्तों पहले तो वो अच्छा जलता है, लेकिन जैसे उसका अंत होता है यानी कि जैसे गैस सिलेंडर ख़त्म होने की स्थिति में होता है तो वह दोस्तों बहुत ही लाल लाल जलने लगता है। वो अपनी नेचर बता देता है, अपनी प्रकृति बता देता है कि अब हम ख़त्म होने वाले हैं। इसी प्रकार जो तारा होता है वो भी दोस्तों अपनी प्रकृति बता देता है कि अब हम ख़त्म होने वाले हैं। और दोस्तों जो तारा होता है वो जैसे ही ख़त्म होने लगता है तो वो दोस्तों आगे जाकर रेड जेंट बनता है, मतलब कि लाल दानव बन जाता है। और दोस्तों कोई भी तारा लाल दानव तभी बनेगा जब किसी तारे का 90%
फ्यूल जो है यानी ईंधन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तब वह आगे जाकर लाल दानव बनेगा। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि तारा और लाल दानव में से किसका आकार बड़ा होता है, तो दोस्तों जो लाल दानव होगा उसका आकार बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों जो लाल दानव तारा होता है वो आकार में तो बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों यह दो अवस्था में टूटता है, यानी कि एक छोटा तारे में टूटेगा तो दूसरा बड़े तारे में टूटेगा। यानी कि कुछ तारे बड़े में टूटते हैं तो कुछ तारे छोटे में। लेकिन दोस्तों जो बड़े छोटे हैं उनकी तुलना करने के लिए जो चंद्रशेखर वैज्ञानिक जी है उन्होंने एक नियम दिया था, और उस नियम में कहा था कि यदि कोई ग्रह, और उन्होंने अपने इस नियम में कहा था कि यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा यदि कोई तारा है तो वह दोस्तों ऊपर वाली श्रेणी में चला जाएगा। यानी कि दोस्तों सन इंटू अपन करेंगे 1.44 गुना यदि छोटा है तो वह दोस्तों ऊपर जाके श्वेत वामन बन जाएगा। और श्वेत वामन दोस्तों क्यों बनता है, क्योंकि दोस्तों उसमें अभी भी 5% ऊष्मा होती है, क्योंकि उसका सिर्फ दोस्तों 95% फ्यूल ही खत्म हुआ है अभी, इसीलिए उसको श्वेत वामन या जीवाश्म तारा भी कहते हैं, या फिर इसी को दोस्तों अंतिम चमकता हुआ तारा भी कहते हैं। और फिर यह तारा अंत में जाकर काला वामन बन जाता है। यानी कि दोस्तों अपन एक बार फिर से देखें कि दोस्तों जो तारा होता है वो आगे जाकर रेड जायंट बनता है, यानी कि लाल दानव बनता है, जिसका आकार बड़ा होता है और जिस पर 90% फ्यूल खत्म हो जाता है, तभी यह लाल दानव बनता है। और फिर आगे जाकर ये दो भागों में टूटता है, या तो छोटा तारा बनेगा या फिर बड़ा तारा बनेगा। और दोस्तों जैसे छोटा तारा बनेगा तो उसको दोस्तों अपन श्वेत वामन कहते हैं। और दोस्तों अपन को पता कैसे चलेगा कि ये छोटा तारा है या बड़ा तारा है, तो दोस्तों जैसे छोटे तारे की बात होगी तो वह दोस्तों अपन ज्ञात कर लेंगे कि सूर्य से 1.44 गुना छोटा है, तो वह छोटा तारा माना जाएगा और आगे जाकर श्वेत वामन बन जाएगा, यानी कि जिसे अपन जीवाश्म तारा कहते हैं। और इसी को दोस्तों अपन कहते हैं अंतिम बार चमकता हुआ तारा। और दोस्तों ये इसके बाद इस पर कोई भी फ्यूल नहीं होता है, यानी कि इस पर कोई भी ईंधन नहीं होता है, जिसके कारण यह आगे जाकर काला वामन बन जाता है। और ऐसी ही प्रक्रिया दोस्तों नीचे भी होती है, जैसे सूर्य से 1.44 गुना यदि बड़ा है दोस्तों तो वह जाकर अभिनव तारा बनेगा, जिसको अपन कहते हैं विस्फोटक तारा। दोस्तों इसको विस्फोटक तारापन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे वस्तु बड़ी होगी तो वह और टूट जाएगी दोस्तों, लेकिन जो छोटी वस्तु होगी वो उसका उतना ही रूप है अंत में, तो वह दोस्तों फिर आगे जाकर किसी भी रूप में नहीं टूटती। लेकिन दोस्तों जो बड़ा तारा है वह आगे जाकर भी दोस्तों 4 भागों में टूटता है, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, पल्सर हो गया, क्वेसर और ब्लैक होल दोस्तों। और इसमें अपन देखें जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, पल्सर है और क्वेसर और साथ में जो ब्लैक होल है दोस्तों, ये क्या हैं, तो दोस्तों जो अभिनव तारा का विस्फोट होगा फिर उसके बाद वह या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, यदि थोड़ा सा आकार उसका बड़ा है, यदि थोड़ा आकार उसका और छोटा है तो वह दोस्तों पल्सर बन जाएगा, और थोड़ा और छोटा है तो क्वेसर बन जाएगा, और यदि दोस्तों बहुत ही छोटा आकार है तो वह दोस्तों आगे जाकर ब्लैक होल बन जाएगा। और जब दोस्तों यह अंत में बिल्कुल छोटा सा तारा बचेगा, यानी कि उसके कोई भी भाग नहीं हो सकते हैं, तो फिर वह आगे जाकर बनेगा दोस्तों ब्लैक होल। और ब्लैक होल की दोस्तों जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही अधिक होती है दोस्तों, इस कारण से इसका वजन भी बहुत अधिक होता है। और यदि दोस्तों कहा जाए कि एक छोटी चम्मच भर के यदि ब्लैक होल लाया जाए तो उसका वजन कितना होगा, यानी कि दोस्तों यदि आपको एक छोटी चम्मच ब्लैक होल उठाने के लिए कहा जाए तो दोस्तों उसका भार 10 हाथियों के बराबर होता है। इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ब्लैक होल होता है वह दोस्तों कितना अधिक घनत्व होता है। इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन भी बनता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो वह दोस्तों ब्लैक होल का होता है। दोस्तों अब अपन इस सभी प्रक्रिया को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो
तारा होता है वह कैसे बनता है। तो दोस्तों तारा बनने से पहले निहारका यानी कि नेबुला रहता है। और यदि पूछे कि नेबुला बनने से पहले क्या रहता है तो आप कह सकते हैं विरल गैस रहता है। और यदि आपसे सिर्फ इतना पूछे कि तारा बनने से पहले क्या होता है तो वह दोस्तों निहारका होता है, जो कि दोस्तों गैसों का बादल भी अपन उसी को कहते हैं, या फिर गैसों का गोला हो गया, या फिर गैसों का धुंध। यानी दोस्तों यदि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि तारा बनने से पहले क्या था तो पहला ऑप्शन यदि दे देगा गैसों का बादल, दूसरा दे देगा गैसों का गोला, या तीसरा दे देगा आपको गैसों का धुंध, और उसमें से दोस्तों चौथा दे देगा कि उपरोक्त में से सभी। तो आप उपरोक्त में से सभी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो निहारका होता है यानी कि नेबुला होता है उसी के इतने सारे नाम होते हैं, गैसों का बादल, गैसों का गोला और गैसों का धुंध। यानी कि दोस्तों तारा बनने से पहले गैसों का एक बादल रहा होगा, या फिर गैसों का एक गोला रहा होगा, या फिर गैसों का एक धुंध रहा होगा। और फिर दोस्तों ये जो गैसों का बादल होते हैं या गैसों का गोला या फिर गैसों का धुंध होता है, यह आगे जाकर दोस्तों तारा बनता है। और दोस्तों तारा कैसे बनता है, तो दोस्तों जब भी इन गैसों में घर्षण होगा यानी कि गैसों के जो बादल होंगे तो उनमें दोस्तों घर्षण होगा। जैसे ही घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसमें आग लग जाएगी, और आग लगने के कारण ही आगे जाकर वह तारा बन जाता है। और आग लग जाएगी तो फिर उससे दोस्तों प्रकाश भी निकलेगा, यानी कि जो तारा है उसकी परिभाषा भी अपन को इसी से मिल जाती है कि जो तारा होता है उसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होना चाहिए। दोस्तों यदि उसमें ऊष्मा है तो प्रकाश भी अपने आप आ जाता है। लेकिन दोस्तों तारे की जो मेन परिभाषा है वो यही है कि जो तारे होते हैं उसमें स्वयं का अपना ऊष्मा हो और स्वयं का ही उसमें प्रकाश हो, तो उसी को अपन कहते हैं तारा। और दोस्तों जो निहारका में घर्षण उत्पन्न हो जाता है फिर उसके बाद ही वह आगे जाकर तारा बन जाता है। और दोस्तों यदि तारे में पूछे कि किस अवस्था में ईंधन रहता है इसमें, तो दोस्तों जो ईंधन होता है वह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और यदि ईंधन के बारे में पूछे कि तारे के अंदर जो ईंधन होता है वह क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में संलयन होता है, वही ईंधन होता है। और जब भी किसी वस्तु का निर्माण हुआ है तो दोस्तों उसका अंत भी निश्चित है, इसलिए तारा आगे जाकर रेड जेंट बनता है यानी कि लाल दानव बनता है। और यदि दोस्तों आपसे परिभाषा पूछे कि रेड जेंट किसे कहते हैं, तो जब दोस्तों तारा खत्म होने लगता है यानी कि अंतिम स्थिति में आ जाता है, उसमें दोस्तों 90% फ्यूल बचता है, तो उस तारे को लाल दानव कहते हैं, जिसका आकार नॉर्मल तारा से बड़ा होता है यानी कि साधारण तारा से अधिक आकार होता है लाल दानव का। और दोस्तों जो लाल दानव होते हैं ये आगे जाकर दो भागों में टूटते हैं, या तो छोटा तारा बनेगा या बड़ा तारा बनेगा। दोस्तों जो छोटा होगा तो उसका अपन ने कंपेयर किया था, जो चंद्रशेखर सीमा थी वो सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा, तो वो आगे जाकर श्वेत वामन बनेगा, जिसको दोस्तों अपन कहते हैं जीवाश्म तारा। और यह तारा जो होता है अंतिम बार ही चमकता है, इसीलिए दोस्तों इस तारे का नाम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो टूटता हुआ तारा होता है वो दोस्तों अपन को कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई देता है, उसके बाद वह अपन को नहीं दिखाई देता है, इसीलिए उसको अपन टूटता तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, और श्वेत वामन भी उसी तारे को कहते हैं। यानी कि टूटते हुए तारे के 3 नाम होते हैं, श्वेत वामन, जीवाश्म तारा और अंतिम बार चमकता हुआ तारा। और फिर अंत में जाकर यह काला बावन बन जाएगा। यह तो दोस्तों जो छोटा तारा बन रहा था उसकी प्रक्रिया हो गई। और दोस्तों जो लाल दाना होगा जब वह बड़े तारे में टूटेगा तो वह दोस्तों सूर्य से 1.44 गुना यदि बड़ा है तो वह दोस्तों आगे जाकर अभिनव तारा बनेगा, जिसको अपन कहते हैं विस्फोटक तारा, क्योंकि दोस्तों यह तारा भी आगे जाकर विस्फोट होता है, जो कि आगे जाकर या तो न्यूट्रॉन बनता है, जिसमें दोस्तों अपने खुद के धन और ऋण जो आवेश होते हैं वो नहीं होते हैं, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है
न्यूट्रॉन यानी कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है। और या फिर आगे जाकर बनेगा वह पल्सर या क्वेसर बनेगा। और जब सबसे छोटा बचेगा तो वह बनेगा दोस्तों ब्लैक होल। और दोस्तों इनमें से जो पल्सर और क्वेसर होते हैं इनको दोस्तों सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाले तारे भी कहते हैं। और दोस्तों जो ब्लैक होल होता है उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, इस कारण से उसका वजन भी बहुत अधिक हो जाता है। और इसीलिए जो एक छोटी चम्मच है ब्लैक होल होता है उसका वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। और दोस्तों अब अपन देखें जितना भी अपन ने अभी पढ़ा है इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या हैं। जैसे दोस्तों जो तारा होता है उसके अंदर ईंधन क्या होता है, तो यह दोस्तों हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है संलयन क्रिया के द्वारा। और दोस्तों जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वह दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसे कि जेली हो गया, रक्त हो गया, मलाई हो गया और गोंद हो गया, ये सभी दोस्तों प्लाज्मा के ही उदाहरण हैं। और अब यदि अपन पूछें कि जो सूर्य होता है वो क्योंकि दोस्तों एक तारा है, तो यदि कोई पूछे आपसे कि सूर्य क्यों नहीं भागता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य एक तारा है और तारा दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में रहता है, इसलिए वह फुदुर फुदुर होगा। यानी कि जैसे भागेगा वो वैसे कहीं यहाँ आ जाएगा कहीं वहाँ आ जाएगा। मतलब कि दोस्तों उसको यदि इतनी दूरी चलनी है तो उसको लगभग कई करोड़ वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जो सूर्य होता है वह भागता नहीं है, क्योंकि वह दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और यदि दोस्तों आपसे पूछे कि सूर्य कितने साल के बाद रेड जेंट बन जाएगा, तो वह दोस्तों 5 अरब साल बाद रेड जेंट बन जाएगा। और अपन ने आगे पढ़ा था कि जो ब्लैक होल के एक चम्मच का भार कितना होता है, तो वह दोस्तों 10 हाथियों के बराबर होता है। इसीलिए दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व यदि किसी का होता है तो वह दोस्तों ब्लैक होल का होता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन यदि पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो वह दोस्तों ब्लैक होल का होता है। और अपन देखें कि जो आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों अपन ने देखा था जो रेड जेंट बन रहा था वो दोस्तों 2 भागों में टूट रहा था। यानी कि सूर्य से 1.44 गुना यदि छोटा है तो वह श्वेत बावन बनेगा, और यदि वह सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तो वह आगे जाकर अभिनव तारा बनेगा और फिर 4 तारों में टूट जाता है। और जैसे दोस्तों यदि आपसे पूछे कि कोई तारा है वह 1.2 गुना सूर्य से बड़ा है, तो वह दोस्तों कौन सा तारा बनेगा, तो दोस्तों सूर्य से तो बड़ा है लेकिन दोस्तों 1.2 गुना बड़ा है, ना कि 1.4 है। इसलिए दोस्तों यह श्वेत बावन बन जाएगा और फिर अंत में यह काला बावन बन जाएगा। और दोस्तों इसमें जो आगे है कि सबसे तेज घूमने वाले तारे कौन से हैं, तो वह दोस्तों पल्सर और क्वेसर हैं। जैसे कि हमने अभी इसके पहले जो फिगर था उसमें अपन ने बात की थी। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि किस तारे में कोई भी आवेश नहीं होता है, तो वह दोस्तों न्यूट्रॉन है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन बन सकता है कि जो पृथ्वी है उसको खतरा किससे है और क्यों है, तो दोस्तों जो पृथ्वी है उसको सबसे ज़्यादा खतरा ब्लैक होल से है। क्योंकि दोस्तों जो ब्लैक होल होता है उस पर किसी भी प्रकार की जो मिसाइल और रॉकेट होती हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि दोस्तों यदि ब्लैक होल पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है या पृथ्वी के अंदर आने की वह कोशिश करता है, तो वह दोस्तों पृथ्वी को एक भाग से चीरते हुए दूसरे भाग में निकल जाएगा। इतना खतरनाक है ब्लैक होल होता है। इसीलिए दोस्तों यदि पृथ्वी को कोई खतरा है तो वह दोस्तों ब्लैक होल से है। यदि दोस्तों आपसे कोई पूछे कि कौन से तारे हैं जो चमकते नहीं हैं, तो दोस्तों काला बामन और ब्लैक होल है। क्योंकि दोस्तों काला बामन तभी बनता है जब उसके पास कोई भी ऊष्मा नहीं होती है, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है काला बामन। और ब्लैक होल, ब्लैक यानी दोस्तों काला, और काला तभी बनेगा जब उसके पास कोई ऊष्मा नहीं होगी। तो दोस्तों दोनों में ब्लैक ब्लैक कॉमन है, यानी दोस्तों काला बामन लास्ट में बनेगा और ब्लैक होल जो है वो भी सबसे लास्ट में बनेगा।
दोस्तों जो चंद्रशेखर सीमा थी उसके बारे में भी पढ़ा था, यानी कि जो चंद्रशेखर सीमा है वह चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने बताया था और कहा था यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना यानी कि 1.44 से छोटा होगा तो वह ऊपर वाले रास्ते में चला जाएगा, यानी कि श्वेत बामन बनेगा, फिर काला बामन बनेगा। और यदि दोस्तों वह उससे बड़ा है, यानी कि दोस्तों यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा तो वह दोस्तों नीचे वाले रास्ते में चला जाएगा, यानी कि पहले विस्फोटक तारा बनेगा यानी अवनव तारा बनेगा, फिर न्यूट्रॉन बनेगा या पल्सर बनेगा या क्वेसर या फिर अंत में ब्लैक होल बनेगा। और दोस्तों जो चंद्रशेखर सीमा होती है वह सूर्य से 1.44 गुना होती है, यानी कि दोस्तों यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है तो आप लगा सकते हैं कि सन इंटू 1.44। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य जो है वह अभी किस स्थिति में है तो आप बता सकते हैं कि हाफ पोजीशन यानी कि आधी स्थिति पर है, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य है वह अपनी 5 अरब साल जिंदगी जी चुका है और 5 अरब साल जिंदगी उसकी और बची है, इसलिए उसकी स्थिति को कहते हैं अपन हाफ पोजीशन। और दोस्तों अपन आगे देखें कि जो तारे होते हैं उनका दोस्तों जो रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि दोस्तों कलर ऑफ स्टार्स के बारे में अपन पढ़ें कि जो तारों का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वह दोस्तों पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। और यह दोस्तों इसको बहुत से लोग पृष्ठ तनाव समझ लेते हैं। दोस्तों ये आप गलती नहीं करना कि जो तारों का रंग होता है वो पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। और यह दोस्तों जो ऑप्शन होता है अधिकतर ऑप्शन नंबर बी में रहता है। और अपन देखें जो रंग है दोस्तों वो कैसे, मतलब कि दोस्तों यदि किसी तारे का जो तापमान है वह दोस्तों नॉर्मल है, मतलब कि दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह दोस्तों लाल कलर का दिखेगा जैसे कि दोस्तों सूर्य है। और दोस्तों यदि उसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम है तो वह दोस्तों सफ़ेद दिखेगा। यदि किसी तारे का तापमान जो है पृष्ठ तापमान वो बहुत ही ज़्यादा है तो वह दोस्तों नीले कलर का दिखेगा। और दोस्तों अब आप पूछ सकते हैं कि जो तारे हैं वो हमें तो एक ही कलर के दिखते हैं, तो आप सफ़ेद और नीला और लाल कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों जो तारे होते हैं वो हमसे बहुत ही अरब दूरी पर होते हैं, इसलिए दोस्तों उनके कलर का अपन को पता नहीं चल पाता है कि वो किस कलर के हैं। लेकिन दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने खोज की है उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि यदि किसी तारे का तापमान जो है वो नॉर्मल है तो वह लाल कलर का दिखेगा, जैसे सूर्य अभी अपन को दिखता है और सबसे नज़दीकी तारा भी है इसलिए। और दोस्तों यदि उसका तापमान मीडियम है तो वह दोस्तों सफ़ेद दिखेगा, और यदि बहुत ही हाई है तो वह दोस्तों उसका कलर अपन को नीला दिखेगा। तो दोस्तों अब अपन जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि तारा बनने से पहले दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों वह निहारिका होता है, और यदि पूछे कि सूरज में ईंधन किस अवस्था में होता है तो वह दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में होता है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि सूरज में ईंधन के रूप में कौन सी गैस होती है तो वह दोस्तों हाइड्रोजन जो होती है वो ईंधन में संलयन होती है। और दोस्तों यदि आपसे पूछे कि चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होती है तो वह दोस्तों 1.44 होती है। और दोस्तों यदि आपसे पूछे कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं तो जीवाश्म तारा दोस्तों श्वेत बामन को कहते हैं, जिस पर दोस्तों 95% फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी कि 95% ईंधन उसका खत्म हो जाता है, तभी उसको श्वेत बामन कहते हैं या टूटता हुआ तारा कहते हैं। और फिर आगे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तारा कौन सा है तो वह दोस्तों ब्लैक होल है। और या फिर पूछे कि सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा कौन सा है तो आप बता सकते हैं कि पल्सर और क्वेसर है। और यदि आपसे पूछे कि सूर्य कितने अरब साल बाद लाल दानव बन जाएगा तो वह दोस्तों 5 अरब साल बाद लाल दानव बन जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि लाल दानव में ईंधन जो होता है वो ज़्यादा होता है या कम होता है, तो दोस्तों हमने बताया था कि जो फ्यूल होता है वो 90% खत्म हो जाता है दोस्तों, तभी वह लाल दानव बनता है, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि ईंधन उसमें कम ही होगा। लेकिन दोस्तों जो लाल दानव होता है
उसका आकार बड़ा होता है या छोटा होता है। तो दोस्तों जैसे ही उसका ईंधन खत्म होने लगेगा तो वह फैलने लगेगा दोस्तों, इसलिए उसका आकार बड़ा होता है। और दोस्तों आगे दिया है कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो दोस्तों अभिनव तारा को कहते हैं, क्योंकि वह दोस्तों आगे जाकर 4 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। यानी या तो न्यूट्रॉन बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर अंत में ब्लैक होल बनेगा, जिसका दोस्तों घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। और आगे दिया है इसमें कि किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो वह दोस्तों पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अधिकतर रहता है। और आगे दिया है कि जिस तारे का तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो वह दोस्तों उसका कलर जो है किस रंग का होगा, तो वह दोस्तों ब्लू यानी कि नीले कलर का होगा। और दोस्तों कल की क्लास में अपन आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे कि मंदाकिनी क्या है या फिर प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में अपन कल डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।